नमस्कार। मैं प्रोफेसर M.A. पीरा, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर, रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी के अंतर्गत BA 5th सेम बेसिक हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम में लगाया गया पाठ्यक्रम है वो निर्मला उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया निर्मला उपन्यास। इसके कुल 27 अंक हैं। एक एक अंक का स्पष्टीकरण मैं इसका एक एक वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो आज का पहला वीडियो है भाग 1। इसका स्पष्टीकरण सुनिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय के तहत BA अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जो हिंदी बेसिक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निर्मला उपन्यास पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इस उपन्यास का जो स्पष्टीकरण है इसके कुल 27 भाग हैं। एक एक भाग का मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक एक भाग का वीडियो आप देखते चलिएगा। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला जो उपन्यास है ये इसमें दो समस्याएं चल रही हैं। दो समस्याओं को लेकर यह उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रेमचंद जो उपन्यास या उनकी किसी भी कृति को आप उठाकर देखिए वो हर समय उतने ही फ्रेश हैं, उतने ही तरोताज़ा हैं, उतने ही वो कभी पुराने नहीं होते हैं, उतने ही सांदर्भिक हैं। इस उपन्यास में दो समस्याएं चल रही हैं। एक दहेज प्रथा की समस्या और एक दूसरी है अनमेल विवाह। दहेज न दे पाने के कारण निर्मला की मां विवश होकर एक अधेड़ उम्र के तोताराम नामक वकील से इसका विवाह कर देती है। निर्मला के पिता उदय भानुलाल पेशे से वकील हैं और काफ़ी अच्छा कमाते भी हैं। उनकी दो बेटियां हैं, निर्मला और कृष्णा, और इन दोनों से छोटे दो लड़के भी हैं। निर्मला 15 साल की है, कृष्णा को 10वां साल चल रहा है और इनसे दो छोटे भाई भी हैं। तो यहाँ बात निर्मला और कृष्णा को लेकर हो रही है। तो कृष्णा और निर्मला जो हैं वो बहुत ही दोनों चंचल हैं, खिलाड़िन हैं, सैर तमाशे पर जान देती हैं, गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उनका गुड्डे गुड़ियों का ब्याह कराती हैं, सदा काम से जी चुराती हैं। माँ जब भी उन्हें पुकारती है तो दोनों कहीं छिप जाती हैं, माँ की आवाज़ को अनसुना करती हैं और अपने दोनों छोटे भाइयों से हमेशा लड़ती रहती हैं, नौकरों को डांटती हैं, फिर बाजे तमाशे देखने के लिए सुनती दौड़ती हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि उनके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अचानक एक दिन ऐसा होता है कि जिसे देखकर अजीब लगता है कि बड़ी बहन अब बड़ी लगने लगी है, छोटी बहन छोटी लगने लगी और निर्मला जो है बड़ी गंभीर हो गई है, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। यानी एक अंतर आ गया है उसके स्वभाव में। ये अंतर कब और क्यों आता है आप भली भांति जानते हैं, इस पर ज़्यादा विचार बताने की आवश्यकता नहीं है। और उधर बाबू उदय भानुलाल यानी निर्मला के जो पिता हैं, निर्मला की विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उनके मन में हमेशा ये लगा रहता है कि निर्मला का विवाह कब होगा, कैसे होगा, वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनकी चिंता एक दिन अचानक उसे एक समाधान मिल जाता है कि उनके ही एक मित्र बाबू भालचंद्र सिन्हा जो वो भी अच्छे वकील हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से उनकी बात पक्की कराते हैं। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल पेशे से वकील हैं, लेकिन पैसे को संग्रह करना,
उसे जमाना उनके स्वभाव में नहीं था। बस जो भी पैसा आया है अपने परिवार में खर्च कर दिया करते थे, और उन्हें डर था कि बेटी के विवाह में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए एक दो चार बाबुओं के पास पैसे, उधार पैसे के लिए बोल भी रखे थे। और जहां उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन के यहाँ तय करा आए थे, पक्का करा आए थे, तो उन्होंने उनके मन में दहेज को लेकर वो ज़्यादा परवाह करने वाले नहीं थे। अंदर ही अंदर उनके मन में था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप दहेज देना चाहो तो दे सकते हो, ना भी दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात सुनकर उदय भानुलाल के वो को जैसे उन्हें आंखें मिल गई, वो बड़े प्रसन्न होकर घर आए और आकर अपनी पत्नी के सम्मुख ये सारी वार्तालाप को उन्होंने बताया। वो भी प्रसन्न हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक चाहे जितने भी हाथ को रोक कर रखा जाए तो 10-20 हज़ार तो शादी में खर्च हो ही जाएंगे। इसे लेकर वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि ये जो उपन्यास लिखा गया है ये 1920 के आसपास का है, यानी लगभग 100 साल पुराना उपन्यास है। तो उस समय के 10-20 हज़ार मतलब आज के 10-20 लाख समझिएगा। तो उतना उसकी चिंता थी, तो वो थोड़ी चिंता कम होती हुई यहाँ पर उन्हें नज़र आई। जब इसकी सूचना बालिका निर्मला को मिली तो वो एक अजीब सा मुंह ढक कर एक कोने में बैठ गई। उसके हृदय में एक विचित्र सी शंका समा गई। वो भयभीत हो गई। न जाने क्यों उसके मन में वो सारी भावनाएं नहीं आ पा रही थी जो युवतियों को विवाह की खबर सुनकर आती हैं, क्योंकि वो अभी काफ़ी उम्र में छोटी थी। शंका थी शायद वो भावनाएं उसे अभी तरह से परिपक्वता उसमें नहीं आई थी, या यूं कही कि यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश उसके जीवन में नहीं आया था, इसीलिए शायद वो भावनाएं नहीं उसके मन में आ रही थी। इसलिए वो घबराई सी छिप कर फिर रही थी। जहाँ तक कृष्णा की बात है कि विवाह को लेकर वो कुछ जानती थी और कुछ नहीं भी जानती थी। वो कृष्णा जानती थी कि जब शादी होगी तो शादी में बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे। ये जानकर वो बड़ी प्रसन्न थी और समझती थी कि बहन जो है विदा होते समय सबके गले मिलकर रोएगी और रो धोकर वो विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। और वो यह नहीं जानती थी कि माता पिताजी उसकी बहन निर्मला को घर से क्यों निकालने पर उत्सुक हैं। बहन ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी से कुछ झगड़ा भी नहीं किया, किसी से लड़ाई भी नहीं की, फिर उसे घर से क्यों निकाल रहे हैं। या मुझे भी एक दिन ऐसे ही ये घर से निकालेंगे और मैं भी एक कोने में पड़ी दुबक कर बैठी रोती रहूँगी, यह सोचकर वो भयभीत भी हो रही थी। संध्या का समय था। उदास निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं और सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे ही में टहला करती, इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ, चलो बग्गी तैयार करा आई हूँ। तो दोनों बहनों के बीच इसी तरह वार्तालाप चलती रही। कृष्णा ने अपनी दीदी निर्मला को कहा कि चलिए ना दीदी जी, हम चलकर कहीं सैर करते हैं, कहीं घूम आते हैं। तो निर्मला उदास है और उदास मन से कहती कि मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ। तो वो कहती कि तुम क्यों नहीं आती दीदी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो, और इस तरह तुम अगर विवाह करके चली जाओगी तो क्या मैं अकेली क्या करूँगी, तब तक ही सही मेरे साथ चलिए ना, खेलिए ना। वो बार बार उसे अपनी बहन को इसरार कर रही है, मना रही है, लेकिन निर्मला का मन जो है वो उखड़ा हुआ है, वो जाना नहीं चाहती है। और कृष्णा पूछती है कि क्या मुझे भी इस तरह एक दिन घर से निकाल दिया जाएगा। तो वो कहती है कि हाँ, लड़कियों को इसी तरह से घर से निकाल दिया जाता है।
तो वो कहते हैं कि फिर हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम कभी किसी से लड़ते भी नहीं, झगड़ते भी नहीं, कुछ नहीं किया, हमें लड़कियों को ही क्यों निकाला जाता है, हमारे जो दोनों भाई हैं उन्हें क्यों नहीं निकाला जाता। तो कहते हैं कि लड़कों को घर से नहीं निकाला जाता, उन्हें कौन निकाल सकता है। इस तरह की वार्तालाप। चंदर तो कितना बदमाश भी है, वो सबसे लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन उसे कोई निकालने की बात नहीं करते, लड़कियों को ही क्यों निकाला जाता है। इस तरह की एक मासूम दोनों लड़कियां जो हैं, कृष्णा और निर्मला, उनके मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। और इस उम्र में इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्योंकि विवाह क्या होता है, विवाह का क्या अर्थ है, ये वो नहीं जानते हैं, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्रेमचंद यहाँ पर हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाह के अर्थ को जो बच्चे अभी समझते भी नहीं, उनका विवाह कराया जा रहा है, तो उनके मन में इस तरह की शंकाएं उठना स्वाभाविक है। उतने में एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचता है और निर्मला को देखकर बोलता, आप यहाँ बैठी हैं दीदी? ओहो, आज तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो हो। तो इस तरह चंद्र का जो पूरा नाम है वो चंद्र भानु है। वो विवाह को लेकर काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरह बच्चे जो हैं विवाह, जब घर में विवाह होने वाला है जब सुनते हैं, तो वो उनकी मौज मस्ती को लेकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि वो गाजे बाजे होंगे, नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, बड़ी धूमधाम होगी, हाँ। और खुशियाँ मनाने के लिए अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर चंद्र जो है, या चंद्र भानु, जो निर्मला से 3 साल छोटा है और कृष्णा से 2 साल बड़ा है, उसमें और कृष्णा में, निर्मला में इस तरह की जो भावनाएं हैं वो उठना स्वाभाविक है। वही यहाँ पर हो रहे हैं। शादी की तैयारियों को लेकर काफ़ी वो बच्चे, विशेष करके चंद्र या चंद्र भानु, काफ़ी प्रसन्न हमें यहाँ पर दिखाई। और वो बताता चलता है कि हाँ, बैंड बाजे आएंगे, 1000 गुने वो बैंड से अच्छे होंगे इत्यादि। जब वो बताता है तो कृष्णा पूछती है कि वो कैसे होंगे, और बताओ भैया क्या 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 होता है। तो वो बड़ा प्रसन्न होकर जैसे बहुत कुछ जानता है, क्योंकि वो ज़रा लड़का है, इधर उधर घूम कर देखा है। तो आतिशबाजियों का जिक्र करता है, हवाइयाँ आसमान में किस तरह उड़ती हैं उसका जिक्र करता है बड़े, और वो बैंड बाजे वाले किस तरह लाल लाल वर्दियाँ पहने आगे आगे चलते रहते हैं उसका जिक्र करता है। तो कृष्णा सुनकर फूले नहीं समाती, बड़ी प्रसन्न वह दिखाई देने लगी है। इतना बताने के बाद कृष्णा और चंद्र निर्मला से कहते हैं कि चलो दीदी, थोड़ा और कहीं बाहर घूम आएंगे। तो निर्मला उदास है, वो जाने के लिए मानती नहीं है। तो उदास होकर वो दोनों अकेले चले जाते हैं और निर्मला जो है वो अकेली वहीं छत पर बैठी, उदास बैठी रहती है और सोचती है कि थोड़ा उन्होंने मुझे और मनाया नहीं है, और दोनों चले गए। सोचती है कि इस तरह एक दिन भाई बहन सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और मेरा जब विवाह होगा तो कोई मुझे मिलने भी नहीं आएगा, सब एक दिन भूल जाएंगे, इस तरह मैं अकेली हो जाऊंगी। इस तरह से उसके मन में अलग अलग या बहुत सारे उदास भावनाएं या उदास विचार उसके मन में उठने लगे हैं। निर्मला जो छत पर बैठी हुई है, वहाँ उसके आसपास बहुत सारे बाग हैं, बागों में फूल खिले हुए हैं, मीठी मीठी सुगंध आ रही है, चैत की शीतल मंद समीर चल रही है, आकाश में तारे छिटक आए हैं। निर्मला इन्हीं शोकमयी विचारों में पड़ी पड़ी सो गई, और आँख उसकी जब लग गई और उसका मन स्वप्न देश में विचार करने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है, और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है, और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यह जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है,
रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यह जगह नहीं है। एक क्षण में वह नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पर पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें ना पाल है, ना पतवार और ना मसूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंचा ही दे। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता रहता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों में पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि निर्मला के जीवन में होने वाला, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, उसका एक रूप, एक स्वप्न के रूप में उसके सामने आ जाता है। वो समझ नहीं पाती, ये अलग बात है, लेकिन ये दिखाया गया है कि उसका जीवन जो है वो किस तरह एक डगमगाता हुआ जीवन है। उसकी नैया पार लगना कितना मुश्किल है। ये एक सांकेतिक रूप से प्रेमचंद इन शब्दों में इन्हें निर्मला के स्वप्न के रूप में सांकेतिक रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्मला उपन्यास का भाग 1 है। कुल इसके 27 भाग हैं। एक एक भाग का एक एक वीडियो आपके सामने इसी तरह मैं बताता जाऊँगा। अगला भाग नंबर 2 अगले वीडियो में आप देखिएगा। शुक्रिया।